Okay, so let's now move to our next topic. हमारा अगला टॉपिक क्या है? पिछले में हमने पढ़ा कुछ प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते कितने तरह के हैं। क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते कितनी तरह के हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। कितनी तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे पास? तीन तरह के, थ्री टाइप्स। कौन कौन? पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पहले होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाया, DIA। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। पहले को देखो क्या है यहाँ पे। डाया मैग्नेटिक, एक डाया, दूसरा मैग्नेटिक। डाया, डाया मीन्स टू। जस्ट लुक एट इट्स रूट वर्ड। रूट में लिखा है डाया, डाया का मतलब दो। दो क्या होगा? दो है यहाँ पर। डाया का मतलब होता है दो, पर ये दो क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टू इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा मैं बोलूं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या रोल करते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए दूसरे वाले का रूट वर्ड देखते हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक। इसमें भी दो वर्ड्स है, एक पैरा है, दूसरा मैग्नेटिक है। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है सहायक। क्या मतलब होता है पैरा का? सहायक, यानी कि जो सबऑर्डिनेट या सपोर्टिंग हो, जो या तो सबऑर्डिनेट या सपोर्टिंग रोल में हो। सपोर्टिंग रोल मतलब ये नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है ना, बहुत मैन नहीं है, सबसे मैन कैरेक्टर नहीं है ये सहायक, इसका सपोर्टिंग रोल है, मैन नहीं है ये। नॉट द मैन पार्ट। ये होता है पैरा का मतलब। अभी मैं पैरा मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ पैरा की बात की है। यहाँ मैंने डायमैग्नेटिक की बात नहीं की, अभी मैंने सिर्फ डाया की बात की है कि डाया का मतलब क्या होता है, पैरों का। पैरा का मतलब क्या होता? पैरा, पैरा का मतलब होता है सहायक। फिर तीसरा वर्ड है हमारे पास फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें भी दो वर्ड है, पहला फेरो, दूसरा मैग्नेटिक। फेरो का मतलब क्या होता है? फेरो, फेरो का मतलब होता है आयरन, लोहा। वो सारे सब्सटेंसेस जिनकी लोहे की तरह प्रॉपर्टी होती है, जिनमें लोहे के फीचर होते हैं, या तो उनमें लोहा पड़ा है, या तो इन सभी सब्सटेंसेस में लोहा पड़ा है, या तो ये लोहे के मतलब ये या तो लोहे के एलॉयज है, या तो लोहे की तरह बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जाते हैं, रूट वर्ड हो गए इन तीनों के। अब जाते हैं पूरे पूरे पे। शुरुआत वैसे ही रखेंगे, यहाँ डाया रखेंगे, यहाँ हम पैरा रखेंगे, और यहाँ हम पैरो रखेंगे। पहला आपका डायामैग्नेटिक। कौन होते हैं डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उनको आप बोलते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। क्या बोल रहा हूं? ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ये सब्सटेंसेस वीकली मैग्नेटाइज्ड इन
opposite opposite direction of external magnetic field। ये वो सब्सटेंसेस है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं डायमैग्नेटिक जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज होंगे वीकली, बहुत कम मैग्नेटाइज होंगे, पर होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब ये मटेरियल है डाया डायमैग्नेटिक है। अगर हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है, किस डायरेक्शन में लगाई है, इस डायरेक्शन में अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो जो इनके अंदर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये बनेगी, कैसी बनेगी, वीक। ये है बीएम, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल। सर बी लिखते हैं यहाँ पे, चल बीएम लिखते हैं, बीएम लिखा है। और ये बीएम होगी यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में है, बीएम अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका बीएम। पर ये होगी वीकली मैग्नेटाइज। यहाँ देखो, यहाँ आपको तीन दिख रही है, एक दो तीन, यहाँ पे सिर्फ ये एक ही होगी। अगर तीन लाइंस या फिर तीन मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्सटर्नल इस साइड में है, तो सामने आपको बदले में अंदर एक ही दिखेगी, तीन नहीं होगी उल्टी साइड, सिर्फ एक होगी। और वो एक दिखा रही है कि वीक है और उसकी डायरेक्शन बता रही है उल्टी है। तो ये आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पर अब बात की बात करते हैं हम कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों चली। ठीक है, क्यों चली है उल्टी डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इनके चलने के लिए, चलो देखते हैं वाई, क्यों होता है डायमैग्नेटिक ऐसा उल्टी साइड क्यों चलता है ये, वाई, क्या रीजन है। क्योंकि इन सभी सब्सटेंसेस में, यहां मैं लिख देता हूं नोट में, नोट इन ऑल डायमैग्नेटिक substances we have multiple multiple pairs of electrons in their valence shell। मतलब जितने भी हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनका जो वैलेंस शेल होता है ना, जो आउटर शेल होता है, उनमें आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जितने भी वैलेंस शेल है उनमें, सब के सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मुश्किल से एक मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल से एक मिलेगा आपको सिंगल, बाकी सारे के सारे पेयर्ड होंगे। और जब ये पेयर्ड होंगे तो इसका हम आगे पढ़ेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इनका, इस इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या फर्क पड़ता है मटेरियल को डायमैग्नेटिक बनाने में। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर में दिखते हैं, इसलिए एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्यों होगी, कैसे होगी, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके इसके वैलेंस शेल में मिलेगा, पर वो एक ही होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो सिंगल होगा, बाकी सारे के सारे आउटर शेल के वो पेयर्ड होंगे। और हम देखेंगे कि क्या रोल है इनका। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास, फॉर एग्जाम्पल में आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का साइन AU। गोल्ड के बैलेंस शेल में जो होते हैं ना, वो होते हैं 5D10 एंड 6S1। डी पूरा का पूरा होता है पेयर्ड, और जो S होता है उसमें एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सेम होता है आपके पास सिल्वर के केस में भी, इसमें आई थिंक 4D10 होता है और 5S1 होता है। एक तो पूरा पेयर होता है, इस शेल में तो पूरा पूरा पेयर्ड है, इसमें एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
फिर आगे एग्जांपल है इसमें, जैसे आपके पास जिंक है, जिंक पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर्ड होते हैं। जैसे जिंक का ये है हमारे पास 3d10 होता है, और 4s2, यस 4s2 ये जिंक का होता है। और इसके बाद हमारे पास है जैसे लेड है, लेड में भी ऐसा ही मिलेगा आपको, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको पेयर में, और बैलेंस मिलेगा एक ही इलेक्ट्रॉन। लेड है, लेड के बाद फिर आपके पास बिस्मथ है, बिस्मथ के बाद आपका मरकरी है, सारे के सारे इन सब में सारे जितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पेयर्ड मिलेंगे आपको, सारे के सारे पेयर्ड मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, इसलिए आपको इनमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये तो हो गए। एक एग्जांपल और है इसमें, जो है NaCl, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों ने जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो जोड़ा बन जाता है, एक पेयर बन जाता है। पेयर बन गया तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। सेम वैसे H2O पानी, ये 2 पॉजिटिव देगा, यहाँ 2 नेगेटिव होगा, यहाँ दो जोड़े बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, और फिर ये भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये सारे एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डायमैग्नेटिक में पहचान कैसे करनी है आपने। बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई पहचान कैसे करनी है आपने। पहचान की बात है डायमैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, कि ऐसा होता क्यों है, जो जिन एटम्स में आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ उनमें ही क्यों दिख रहा है आपको डायमैग्नेटिक बिहेवियर, व्हाई? इसके लिए दी गई है थियरी, सॉरी, इसके लिए दी गई है इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या दी गई है? इलेक्ट्रॉन थियरी दी गई है डायमैग्नेटिज्म की। किस तरह से काम करती है इलेक्ट्रॉन थियरी, देखते हैं हम। मान लो हमारे पास कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक है तो हमने बोल के रखा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे। ये है वैलेंस शेल किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल का, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, ये जोड़े में ही रहते हैं हमेशा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जोड़े में, तो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सेम वैसी गेम है कि साइड में भी कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई साथ में एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पेयर का दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, ताकि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो आपको जीरो मिले। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आपने बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, ये एट बी इक्वल्स टू 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं इस टाइम लगाई, बिल्कुल टोटली फ्री है घूमने के लिए। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ताकि नेट डाइपोल मोमेंट इनका जीरो निकले। जब बी जीरो होगा, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही है यहाँ पे, इस टाइम जो इनके ऑर्बिटल मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। यहाँ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ताकि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो। जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो, तभी एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है अंदर की साइड को, जो सभी गोल गोल घूमने वाली चीजों में लगती है, ये लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को। ओके, एफ सी से हमने डिनोट किया है इसको। ये बात है तब
जब b 0 है। गेम इससे थोड़ी सी बड़ी है। एक केस है, अब वो तो देखा हमने जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी आपने। अब देखते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है इस साइड को विद वेलोसिटी v1। इन वालों को वेलोसिटी दे देते हैं। ये इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v1 वेलोसिटी माने डायरेक्शन ये है, तो आपके पास फोर्स लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगी अंदर। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है आपके पास जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2। ये रही उसकी डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर को लग रही है। इस बार हमने जो जोड़ा बिठाया, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बिठाया है, इसको बिठाया है हमने व्हेन b वेक्टर इज अप्लाइड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी। और मैग्नेटिक फील्ड किया आपने इस बार बार को अप्लाई, बार की डायरेक्शन में। ये क्रॉस का साइन दिखा रहा है कि आउटवर्ड आ रहा है प्लेन से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्लेन से बाहर आ रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक लाइन निकल रही है सीधी बाहर। ये क्या है? ये मैग्नेटिक लाइन। व्हेन बी इज अप्लाइड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो तब क्या होगा? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उस केस में क्या हुआ हमारे पास, आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? एफ बी आई रूल। एफ बी आई रूल क्या करता है, या जिसको बोलते थे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एफ बी आई फोर्स जो लगेगी चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको प्रोड्यूस ये बिठाया होगा, और आई जो करंट जा रहा होगा। देखो क्या है, यहाँ आई लग रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन को, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? इस डायरेक्शन को। तो आई की डायरेक्शन तो ये वाली जो है आपके पास बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो लग रही है बाहर को सीधी। कैसी लग रही है? वो आ रही है पेज से बाहर को। आई लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सॉरी, ये होता है एफ बी और आई। एफ बी और आई। आई लग रही है बाहर को इस वाली डायरेक्शन को, जो बी है बी लग रहा है इधर को। तो एफ कहाँ को लगेगा? एफ लगेगा ऊपर को। आई को देखो, आई जा रहा है राइट हैंड साइड को, इधर। आई जा रहा है इस डायरेक्शन में। जो है बी, बी आ रहा है सीधा आउटवर्ड। ये जो बी है, ये जो क्रॉस का साइन है, ये आउटवर्ड निकल रहा है बाहर। ये बी निकल रहा है बाहर को, पेज से बाहर को। तो एफ कहाँ को लगेगा? एफ लगेगा ऊपर को, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ये लगा आपका फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। यहाँ एफ सी लगी अंदर को, एफ एम लगी ऊपर को। मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ने घूमना था गोल 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 गोल, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हेल्प करती थी कि गोल गोल घूमे। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, वो लग रही है बाहर को। इसकी वजह से क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। v1 gets reduced। एफ बी आई, इसका मतलब है कि बाहर को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ऐसे बाहर को निकल रही है। ये आपका एफ, ये आपका बी, ये आपका आई। ढंग से देखा आपने? एफ एम बाहर को लग रहा है, एफ सी नीचे को लग रहा है, जिसकी वजह से जो v1 है आपकी वेलोसिटी v1 है कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई। इलेक्ट्रॉन स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज्ड। ये बड़ा कमाल का है, समझना। सेम चीज हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ पे v लग रही है, वेलोसिटी इस तरफ को जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इस तरफ को। जिस तरफ को चार्ज मूव होता है
उस साइड को मान लो आपका करंट है, आई है इधर को, ठीक है, बी निकल रहा है यहां से सीधा बाहर को, एफ कहां लगेगा, लेफ्ट हैंड देखो अपना, अपना लेफ्ट हैंड आप ऑब्जर्व करें, बी निकालो बाहर को, आई रखो इधर को, एफ एम लगेगा अंदर को, ये लगा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज योर एफ एम, ये जो एफ सी के ऊपर में छोटू सा लिखा है ये एफ एम, यहाँ पे एफ एम भी अंदर को लग रहा है, एफ सी भी अंदर को लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से घूमेगा, V2 gets increased, या फिर मैं दोबारा बोलता हूं उसको, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंक्रीजेस, इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कम हो गई, वो रिड्यूस हो गई, इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, एक की वेलोसिटी घट गई, एक की वेलोसिटी बढ़ गई, कब, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसमें, एक घटी एक बढ़ी, तो जो बढ़ रही है और घट रही है ना, उसकी वजह से अंदर एक हल्का सा मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक डाइपोल जाता है इस करंट, ये सॉरी इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को, वो मूव करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, जो तेजी से मूव हो रहा है ना उसको अंदर की डायरेक्शन में, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, इसकी वजह से एक वीक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, इस मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है, और यही है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सब कुछ, पैरामैग्नेटिक में इतना ही आपके पास, सॉरी डायमैग्नेटिक में इतना ही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डायमैग्नेटिक में क्यों होता है ऐसा, कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, जो वो वीकली मैग्नेटाइज हुआ, वीकली मैग्नेटाइज हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, क्यों हुआ, क्योंकि वहां थे इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो घट गई पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो ये इजी था, मैंने आपको पहचान बता दी सभी एग्जाम्पल की कि क्या पहचान है उनकी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या रीजन है। अब इसके बाद बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरा, पैरा जैसे ही बोला मैंने, ये मेन कैरेक्टर नहीं है, ये सपोर्टिंग एक्टर है, हीरो नहीं है, ये हीरो नहीं है, ये है साइड एक्टर, क्या है ये, साइड एक्टर है, ये हीरो होगा फेरो, ये हीरो फेरो है, फेरो हीरो है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का हीरो है फेरोमैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक है वो है साइड एक्टर, जो डायमैग्नेटिक है वो है विलन, यहाँ ये गुंडा है, ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में हीरो ने जाना है ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलता है, पैरा चलेगा हीरो के साथ साथ ही, हीरो के साथ साथ ही चलेगा, लेकिन हल्का हल्का चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, फेरोमैग्नेटिक मेन कैरेक्टर है, ये हीरो है, इसको हल्की सी मैग्नेटाइजेशन में भी बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर देगा अपने आप को। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, क्या करता है पैरामैग्नेटिक, मतलब मैंने आपको समझा दिए सारे के सारे, अब इसकी जो डेफिनेशन है, सब्सटेंस या मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल दैट गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली होगा मैग्नेटाइज, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलो, जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ही मैग्नेटाइज हो गए पर वीकली, कैसे, देखो ये है मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
ये लगाई आपने बी अप्लाई की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। कितनी लाइंस हमने अप्लाई की है? 4 लाइंस। 4 लाइंस अप्लाई की है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा मैग्नेटाइज इसी डायरेक्शन में। जो यहाँ पे बी एम है, जो मैग्नेटिक, जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन बनेगी लाइन ए की। अगर आप सामने से, अगर यहाँ 4 लाइन बाहर से अप्लाई कर रहे हैं बी की, अगर आपने बाहर से 4 लाइन अप्लाई की है ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो अंदर बनेगी सिर्फ एक ही उसके। मैग्नेटाइज तो वो हुआ भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बी अप्लाई की थी, लेकिन मैग्नेटाइजेशन हुई इसकी कम। छोटा सा एरो बना यहाँ देखो, जबकि यहाँ बड़ी बड़ी 4 लाइनें थी बाहर आपके पास। आई होप आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ऐसा करता क्यों है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके। इसके एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स एक्सेप्ट आयरन कंटेनिंग। वो सारे मेटल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, वो सारे मेटल्स आते हैं इसमें। जैसे आपके पास है एल्यूमिनियम, जैसे आपके पास है क्रोमियम, आपके पास है मैग्नीशियम, आपके पास है एंटीमनी, आपके पास है सोडियम, आपके पास है एक नाम है क्राउन ग्लास लिखा हुआ, क्राउन ग्लास। अगर आप इन सभी एटम्स को देखेंगे तो इन सब के पास सिंगल पेयर ही होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको, एंटीमनी में भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सोडियम में आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ तो है इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फ्री, ऐसे ऐसे एक एक ही मिलेंगे आपको। बैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेयरिंग की है ही नहीं इसमें दिक्कत। पर बात यह है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है बिकॉज इसके 2 केस बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये है एट बी इक्वल टू 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की, मतलब नॉर्मल है कंडीशन, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की। तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हर किसी रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ने लगे हुए, ये ऐसे इस तरह से इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में होते जाने लगे हुए, किसी भी डायरेक्शन में। मतलब आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है और सभी फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूम रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, होता ये है कि जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो एट बी, सॉरी यहाँ लिखो व्हेन बी इज अप्लाइड, जब आपने बी अप्लाई किया, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये लो मैग्नेटिक फील्ड चढ़ा दिया आपने, लगा दी, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, हो गए एक ही डायरेक्शन में अलाइन, उसी डायरेक्शन में अलाइन हुए जिसमें आपने बी लगाई थी, उसी डायरेक्शन में आपका बी एम भी हो गया। बी एम उसी डायरेक्शन में निकला, बी एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड मटेरियल। बी एम मैं कई बार लिख चुका हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड मटेरियल। मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कब? जब इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हैं आप। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए अलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, पर फिर भी नहीं हुआ ये मैग्नेटाइज, ये वीकली मैग्नेटाइज हुआ, फिर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई इसकी, वीकली हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हुई। इसको 2 केसेस में हम बांटते हैं, पैरा को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को 2 केसेस में बांटते हैं।
दो केसेस में बांटते हैं। एक है एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, एक है एट कूलिंग। क्या बोला मैंने? एट कूलिंग, कूलिंग या फिर जिसको बोलते हैं लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना, उस टाइम जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां थर्मल एजिटेशन देखने को मिलती है। क्या बोला? थर्मल एजिटेशन। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मूव करते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई हो तो इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट में। डायरेक्शन है सबकी बी की डायरेक्शन में, लेकिन बिल्कुल सीधे नहीं मूव कर रहे, टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन का मतलब है गर्मी की वजह से जो रैंडमनेस है इलेक्ट्रॉन में। एजिटेशन का मतलब है रैंडमनेस इन मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट। किसकी रैंडम मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन की रैंडम मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन भले ये वाली है, मूव कर रहे हैं बी की डायरेक्शन में, लेकिन कर रहे रैंडम, कोई ऊपर को, कोई ऐसे को, कोई ऐसे को, कोई ऐसे को, कोई ऐसे, कोई ऐसे को, मूव कर रहे सारे इसी डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर नीचे कर रहे मूव। तो ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब बात है जब आप कूल डाउन करेंगे, जब कूल डाउन करेंगे तो थर्मल एजिटेशन नहीं होती है। नो थर्मल एजिटेशन, नो थर्मल एजिटेशन। मतलब समझे या नहीं? जब टेम्परेचर लो होगा, जब हीट होगी ही नहीं किसी तरह की, तो ये रैंडम मूव थोड़ी ना करेंगे, एनर्जी ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा फिर? गर्मी में मूव करते हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन मूव तभी कर सकता है जब उसके पास एनर्जी होगी आसपास। जब टेम्परेचर ही कम है तो एनर्जी कहां से मिलेगी? उस टाइम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सीधी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने बी अप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये कब है? ये है एट कूलिंग या फिर लो टेम्परेचर पर। ये है एट नॉर्मल टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दो तरह से बिहेव करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और जब कूल्ड टेम्परेचर होता है, जब कूल्ड टेम्परेचर होता है तब ये ग्रेटली मैग्नेटाइज होते हैं। ये इसका क्वेश्चन अलग से है, इसका क्वेश्चन अलग निकलेगा, इसका क्वेश्चन अलग निकलेगा। आपको क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा आपको? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाई पैरा मैग्नेटिक substance is greatly magnetized when cooled। जब कूल होता है, जब ठंडा किया होता है, उस टाइम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ग्रेटली मैग्नेटाइज क्यों होता है? और एक बात ध्यान रखना, जो आपके नोट्स है वहां स्पेलिंग गलत है दी हुई, स्पेलिंग थी वहां पे कूल डाउन, और जिसने ये नोट्स लिखे हैं उस आदमी ने पता नहीं क्या पर एक गलती वो कर गया है, यहाँ उसने कूल की जगह रखा है क्वाइल्ड लिख के। क्वाइल्ड गलत है, देखना, क्वाइल्ड नहीं है, कूल लिखा है वहां। ये आप नोट्स में करेक्शन कर लें। नोट्स में कूल्ड होना था, जब ठंडा करते हैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को तो वो ग्रेटली मैग्नेटाइज क्यों होता है। यहाँ कूल्ड है, क्वाइल्ड नहीं है, क्वाइल्ड गलत लिखा हुआ जिसने भी नोट्स में लिखा है। नोट्स में गलती है, आप प्लीज सुधार लें उसको। जब कूल करते हैं तो क्या होगा वहां पे पैरामैग्नेटिक को, वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। आई होप इजी था, कोई मुश्किल इसमें नहीं आई होगी आपको। जब आप शुरू से शुरू करते हैं, ओके ओके ओके, ये वाला
ये था जब बी जीरो था। जब बी जीरो था मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, उस टाइम नेट डाइपोल मोमेंट होता है ऐसे भी जीरो, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। कब? जब बी जीरो, उस टाइम पे नेट डाइपोल मोमेंट होता है जीरो। लेकिन जैसे आपने बी अप्लाई कर दिया, फिर डाइपोल यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, अंदर यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं और काम आगे शुरू हो जाता है। आई होप इजी था, कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी और इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई टफ चीज इसमें नहीं है। कूलिंग वाला भी कर लिया है और आपने दूसरा भी कर लिया है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। लास्ट कौन से? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक या फिर हमारे हीरो। हीरो का मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कैसे? आइए देखते हैं। ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरो, ठीक है। ये लगाई आपने मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अंदर जो बीएम प्रोड्यूस होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये लो चौथी लाइन। अभी बाहर चार लाइनें लग रही थी इस मटेरियल पर, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में चार लाइनें लग रही थी। और अंदर जो बीएम प्रोड्यूस हुई वो भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई। इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई बी की डायरेक्शन में बीएम भी प्रोड्यूस, लेकिन ज्यादा है वो यहाँ पे। पहले हमारे पास थी सिर्फ एक ही बीएम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में, यहाँ पे है बीएम एक, दो, तीन, चार, चार चार लाइन है बीएम में यहाँ पे। और जो इससे पहले वाला डायामैग्नेटिक होता था, उसमें तो बीएम उल्टी हो जाती थी, उल्टी डायरेक्शन में चलती थी। बी होता था इस डायरेक्शन में, बीएम होता था इस डायरेक्शन में। किसमें? डाया वाले में, जो डायामैग्नेटिक का था। पैरा में डायरेक्शन सेम है लेकिन लाइन बनेगी एक ही, ज्यादा लाइन नहीं बनेगी। मैग्नेटाइज होगा पर वीकली मैग्नेटाइज होगा। फेरोमैग्नेटिक में दबा के लाइंस बनेगी, डायरेक्शन भी वो बी की पकड़ेगी, जिस डायरेक्शन में बी लगी है उसी डायरेक्शन में अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होगी मटेरियल के अंदर, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन का मतलब ज्यादा लाइंस बनेंगे अंदर, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस बन रही है। आई होप इजी था, बहुत ही ज्यादा, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने बोला इसके एग्जांपल्स, नाम क्या है? फेरोमैग्नेटिक। फेरो मतलब आयरन, पहला आयरन। फिर जिन जिन चीजों में आयरन पड़ा होता है, जैसे स्टील, स्टील में भी आयरन होता है, वो भी फेरोमैग्नेटिक है। उसके बाद निकल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आपके पास जिन जिन चीजों में भी ऑल आयरन एलॉयज, वो सारे एलॉयज जिनमें आयरन पड़ा होता है वो सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझाने के लिए दी गई है डोमेन थियरी। डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या बोलती है? सबसे पहली बात है डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब होता है एरिया या रीजन, एरिया या फिर रीजन। कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा एरिया, रीजन का मतलब जगह, एरिया मतलब एरिया, डोमेन का मतलब होता है एरिया या जगह। कोई ऐसा एरिया जहां कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो। डोमेन का मतलब होता है एरिया, या फिर ऐसा बोलूं मैं, स्पेस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे हम बोलते हैं एरिया,
की बात करेंगे, एरिया क्या बोल सकते हैं हम, बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ठीक है, मान लो एरिया बोला मैंने, सराज नाम दिया, सराज बेल्ट, सराज बेल्ट या सराज एरिया। सराज बेल्ट क्या है या सराज एरिया क्या है, ये कल्चर है, कोई ऐसी जगह है जहां एक कॉमन कल्चर है। वो कल्चर कौन है, ये कल्चर है, कॉमन कल्चर। एक कॉमन कल्चर से एक एरिया डिफाइन हो गया, जो वहां जगह है उस जगह में एक सिमिलर टाइप का कल्चर है, सेम बोली है वहां की, सेम तरह के रिचुअल है वहां पे, सेम सेम चीजें आपको दिखेगी वहां पे। स्पेस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बना पर ये भारत है। ये नॉर्थ इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, साउथ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला ईस्टर्न है। जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कल्चर लगभग सेम होता है, यहाँ पे कल्चर भी सेम होता है, सेम कल्चर है यहाँ पे, यहाँ पे सेम कल्चर होता है, यहाँ पे सेम कल्चर होता है। जैसे जैसे यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी बेल्ट है, पहाड़ी बेल्ट है तो आपको कल्चर में यहाँ पे देखने को मिलेगी कैसे, लकड़ी के घर, ठीक है, काठकुड़ी के घर, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे काठकुड़ी, यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन फीचर है यहाँ का, इस पूरे एरिया का, पूरे नॉर्थ इंडिया का कॉमन फीचर है, क्या है, काठकुड़ी। काठकुड़ी है क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो मटेरियल वो कॉमन है, इस पूरे हिल रीजन में कॉमन है, लकड़ कॉमन है, यहाँ तो ना मिलेगा आपको। राजस्थान में लकड़ी है ही नहीं, काठकुड़ी कैसे मिलेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है ना, मिलना ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ कॉमन फीचर है ही नहीं। यहाँ का कॉमन फीचर क्या है, यहाँ पे मिलेंगे आपको मिट्टी के घर। जब आप साउथ में जाएंगे, साउथ में आपको क्या मिलेगा, साउथ में आपको घरों के फीचर मिलेंगे थोड़े से अलग। साउथ में आपको घरों के फीचर में मिलेंगे, कैसे, घरों के फीचर आपको मिलेंगे वेंटिलेशन वाले, वेंटिलेटेड हाउसेस, क्योंकि यहाँ मॉइस्ट बहुत होती है, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो वेंटिलेटेड हाउस मिलेंगे आपको। आप ईस्टर्न साइड पे जाएंगे, यहाँ पे भी समुद्र लगता हुआ है, लगभग ऐसे ही घर मिलते हैं आपको। आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, यहाँ आपको इस तरह के फीचर देखने को मिलते हैं, तो वो कॉमन चीज है यहाँ पे। ये मतलब होता है डोमेन का, डोमेन का मतलब होता है ऐसा एरिया या रीजन जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है आपके पास, मान लो आयरन का पीस है एक, ये आयरन का पीस है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो। आपने मान लिया कि जो आयरन का पीस है वो कई हिस्सों में टूटा हुआ है, ये इस तरह से, जो हर एक हिस्सा है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उनके कॉमन फीचर है, ये है कॉमन फीचर उनके। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में, इस एरिया में 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 सारे इस डायरेक्शन में। एरिया एरिया देख के इलेक्ट्रॉन इस एरिया में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन 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 ये रैंडम है, मूव करने लगे हुए, लेकिन ये बात तब है जब बी जीरो है, एट बी इक्वल्स टू जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लगी, इस टाइम सभी इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं रीजन में मूव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस एरिया में, इस एरिया के इलेक्ट्रॉन सारे नीचे मूव करेंगे। लेकिन वो जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा इस पूरे पीस का जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। डाइपोल मूवमेंट वो होगा जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना है,
जीरो है कब, जब एट बी इक्वल्स टू जीरो। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे लगी हुई। फिर से समझाते हैं और इजी भाषा में, बहुत 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 इजी भाषा में। मान लो ये था, चार हिस्सों में तोड़ दिया हमने, ये लोहे का पीस है, एक आयरन है, इधर कर रहे सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव इस एरिया में, ऊपर वाले नीचे वाले एरिया में कर रहे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव, इस वाले एरिया में कर रहे ऊपर की डायरेक्शन में मूव, इस वाले एरिया में कर रहे नीचे की डायरेक्शन में मूव सारे इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो इस तरह यहाँ जो डाइपोल बनेगा उसको ये वाला डाइपोल बैलेंस कर देगा, जो यहाँ डाइपोल बना वो ये वाला डाइपोल बैलेंस कर देगा। ये कब है, ये है व्हेन एट बी इक्वल्स टू जीरो, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लगी। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दी, जैसे ही आपने बी अप्लाई कर दी अब ये सारे मूव करेंगे बी की डायरेक्शन में, सारे के सारे एरिया, सारे एरिया क्या हो गया, ए की डायरेक्शन में हो गए, सारा बी ए की डायरेक्शन में, बी एल है सारे बी ए की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में ये लाइन हो गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, पूरा रीजन हो गया व्हेन बी इज अप्लाइड, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। Thus all electrons are aligned in direction of B of B। इसीलिए ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बहुत ही इजी, कोई टफ चीज इसमें है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है। जब B है जीरो उस टाइम पे नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट इस टाइम पे जीरो होगा। जैसे भी आपने अप्लाई कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, कोई चीज इसमें टफ बोलने जैसी नहीं है बहुत ही ज्यादा इजी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है इसमें लास्ट के, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ, वाई डाया वाई diamagnetic substances are independent of temperature। हमने पैरा में देखा कि टेम्परेचर से मैग्नेटिज्म पे फर्क पड़ता है, फेरोमैग्नेटिक में भी फर्क पड़ता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक चीज आपको बताता हूँ बहुत जरूरी, मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैग्नेटिज्म घट जाता है, ये डाउन एरो का साइन होता है डिक्रीज का। मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा मैग्नेटिज्म घट गया। क्यों, क्योंकि अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, ये पता ही नहीं है कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही हीट बढ़ गई कहीं पे, एनर्जी बढ़ गई, तो ये रैंडमली मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नेटिज्म घट जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। ठीक है, लेकिन 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 डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि डायमैग्नेटिक में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। हमेशा टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ जाए या जितना घट जाए, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है एक हमेशा इस डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरा घूमेगा इस डायरेक्शन में, ये घूमेंगे एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चाहे टेम्परेचर जितना बढ़ जाए चाहे टेम्परेचर जितना कम हो जाए, वो फर्क नहीं इनको पड़ेगा। ये डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर में हमेशा बात है कि एक की रोटेशन होगी एक साइड को, दूसरे की रोटेशन होती है उसकी अपोजिट साइड को, ताकि नेट मैग्नेटिक जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो हमेशा जीरो रहे। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ
नो थर्मल एजिटेशन, नो थर्मल एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब मूवमेंट, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट या टेम्परेचर, हीट या हाई टेम्परेचर। कोई थर्मल एजिटेशन नहीं हो, जब गर्मी ही नहीं है तो कोई थर्मल एजिटेशन इसमें पड़नी ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई वहां एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, गर्मी बढ़ेगी ये तब भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये तब भी इस डायरेक्शन में मूव होगा और अगर गर्मी घटेगी ये फिर भी इसी दो डायरेक्शन में मूव करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, पैरा और फेरो में बहुत पड़ता है, लेकिन डायमैग्नेटिक में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई थर्मल एजिटेशन नहीं होगी। थर्मल एजिटेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक में हमेशा जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। और ये हमेशा ट्रू है, चाहे कम से कम टेम्परेचर हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हमेशा इसी डायरेक्शन में बिहेव करेगा। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी था। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज रही है, पिछले कल जो हमारा लेक्चर हुआ था, जो लास्ट लेक्चर हुआ था, उसकी हल्की हल्की चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, पर छोड़ दो, हो गया, ठीक है, आज का लेक्चर क्लोज हो गया। थैंक यू।